एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और हमारे एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटल से। तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है ऑल इज नॉट वेल ऑन द प्रोटेस्ट इन दिल्ली। सबसे पहले क्या बताया गया है? ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज नॉट वेल का क्या मतलब होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, चिंता की बात है। ओके, चिंताजनक बात है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये चिंताजनक बात किस मुद्दे पर हो रही है? ऑन दी प्रोटेस्ट इन दिल्ली, यानी कि जो मतलब कि विरोध प्रदर्शन या फिर जो आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में, जो नीट पेपर की लीक्स की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या फिर अलग अलग मुद्दे की वजह से जो लोग मतलब कि हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर मतलब कि आंदोलन हो रहे हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इस टाइटल का सीधा सा मतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो प्रदर्शन या फिर जो अनशन चल रहे हैं, वहां पर हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं है या फिर जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। दोस्तों, ये टाइटल बताता है कि जब सोनम वांगचुक जैसे शांतिपूर्ण और ढंग से आंदोलन करने वाले एक्टिविस्ट को दिल्ली में आकर जो है वो हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है और उनकी जो हेल्थ है वो बिगड़ने के बावजूद मामला सुलझ नहीं रहा, तो ये इस बात का संकेत है कि जो प्रशासन और जो आंदोलनकारी है उनके बीच में जो है वो संवाद पूरी तरीके से टूट चुका है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑल इज नॉट वेल ये एक पॉपुलर फ्रेज है जो दर्शाता है कि मामला अब सिर्फ छोटा सा विरोध नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसे अब जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आप हमारे टाइटल में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों, हमारे टाइटल के ही नीचे हमें एक और लाइन दी जाती है, द वायलेंट इंसिडेंट्स फॉलोइंग यूथ प्रोटेस्ट इन दिल्ली वर एंटायरली अवॉइडेबल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिल्ली में जो यूथ प्रोटेस्ट यानी कि जो युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद हुए जो वायलेंट इंसिडेंट्स है यानी कि जो हिंसक घटनाएं या फिर जो हिंसा हुई है, उनको जो है वो पूरी तरीके से यानी कि एंटायरली अवॉइडेबल माना जा रहा है, यानी कि जिससे बचा जा सकता है, जिसे रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में स्टूडेंट्स और युवाओं के जो आंदोलन है उनके दौरान जो भी हिंसा या फिर जो टकराव की स्थिति बनी, उसे मतलब कि चाहा जाता तो आसानी से रोका जा सकता था अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पर मतलब कि सही कदम उठाते और लोगों की मतलब की बातें सुनते, तो ये जो नौबत है वो आती ही नहीं। इस तरीके से बताया गया है। यानी कि जो लाइन है वो सीधे तौर पर दिल्ली में जो हाल ही में हुए जो युवाओं और छात्राओं पर जो मतलब कि बड़े मार्च से जुड़ी है। ठीक है, यानी कि जो बड़ा मार्च चल रहा है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, जहाँ पर नीट पेपर लीक्स, बेरोजगारी और ऐसी अलग अलग मांगों को लेकर जो है वो हजारों की संख्या में जो है वो लोग सड़क पर उतरे हैं। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ने डायलॉग यानी कि बातचीत करने में देरी की और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ, तभी माहौल जो है वो और ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आया। राइटर का कहना है कि ये कोई ऐसी हिंसा नहीं थी जो अचानक रोकना नामुमकिन हो। इस मामले में पहले से बात करके मामले को बिना हिंसा के शांत किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि अब टाइम निकल चुका है, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, अब ये जो यानी कि जो प्रोटेस्ट है, ये जो स्ट्राइक है, ये और भी ज़्यादा मतलब कि अग्रेसिव हो चुकी है, तो इस इशू को जो है वो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बताया जाता है इशू ड्रिवन मोबिलाइजेशन बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टेंड्स टू रिमेन ऑर्डरली सो लॉन्ग एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे सिग्नल्स दैट इट इज़ विलिंग टू लिसन एंड इंगेज विद जेन्युइन कंसर्न्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स यानी कि आम नागरिकों या फिर जो छात्र हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनके संगठन को या फिर ग्रुप्स को जो है वो मतलब कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो है वो इशू ड्रिवन मोबिलाइजेशन यानी कि किसी खास मुद्दे पर लोगों को इकट्ठा करना या फिर आंदोलन में लाना, तब तक ऑर्डरली यानी कि तब तक शांतिपूर्वक और नियम से रहने की मतलब कि टेंड्स टू यानी कि संभावना होती है या फिर ऐसा देखा जाता है जब तक गवर्नमेंट ऑफ द डे यानी कि जो मौजूदा सरकार है, ये सिग्नल्स यानी कि संकेत देती है कि वो उनकी जेन्युइन कंसर्न्स को यानी कि जो मतलब कि जो भी उनकी असली और जो सही परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनको जो है वो सुने और उनसे इंगेज यानी कि बातचीत या फिर संवाद करके उनके लिए विलिंगली यानी कि मतलब कि विलिंग रहे यानी कि राजी रहे, तैयार रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आम जनता या फिर जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो किसी असली समस्या जैसे कि पेपर लीक या फिर जो बेरोजगारी है उसको लेकर आंदोलन करता है, तो वो आंदोलन जो है वो शांति से चलता रहता है। लेकिन शर्त यह है कि सरकार को थोड़ा झुक कर यह दिखाना पड़ता है कि वो उनकी बात सुनने और उनके साथ बैठकर जो है वो रास्ता निकालने को तैयार है। दोस्तों, ये जो लाइन है वो आंदोलन के नेचर और सरकार के एटीट्यूड के बीच के रिश्ते को बताती है। हिस्ट्री में भी जो है वो देखा गया है कि जब भी किसी प्रोटेस्ट जैसे कि यानी कि हाल ही में जो अभी जो हो रहा है, जैसे कि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक या फिर जो यूथ मार्चेज है, उनको जो है वो सरकार जो है वो इग्नोरिंग मोड में डाल देती है या फिर जो डायलॉग्स है यानी कि जो बातचीत के जो सारे रास्ते हैं वो बंद कर देती है।
तभी प्रोटेस्ट क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अगर सरकार शुरू में ही उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल लेती और उन्हें मतलब कि आश्वासन दे देती, तो सड़कों पर गुस्सा और हिंसा कभी नहीं भड़कता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। राइटर यहाँ पर सरकार को बताना चाह रहे हैं कि गुस्सा लोगों का नहीं, बल्कि सरकार के ना सुनने के एटीट्यूड का नतीजा होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे बताया जाता है द सीन्स फ्रॉम दिल्ली ऑन जुलाई 20 when mostly young demonstrators were chased, tear gassed and baton charged with the sight of the new parliament building, with some allegedly struck by pellet guns, while mobile internet was switched off and metro stations were shut across the area were avoidable। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिल्ली से जो है वो 20 जुलाई के जो सीन्स सामने आए हैं, यानी कि जो नज़ारे या फिर जो दृश्य सामने आए हैं जहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी कि जो युवा प्रदर्शनकारी है या फिर जो छात्र है, उनको जो है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने यानी कि जो नया संसद भवन है उसके विद इन साइट यानी कि उसके सामने बिल्कुल नज़र के सामने ही मतलब कि चेज्ड यानी कि दौड़ाया गया, टीयर गैस्ड किया गया यानी कि आंसू के गोले जो है वो छोड़े गए उन पे, और बैटन चार्ज किया गया यानी कि लाठी चार्ज किया गया, और एलिजेडली यानी कि आरोपों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कुछ लोगों पर पैलेट गन्स यानी कि जो छोटे छोटे मतलब कि जो छर्रों वाली जो गन्स होती है वो चलाई गई, उससे जो है वो स्ट्रक यानी कि हमला किया गया, गोलियां चलाई गई। और इन सारी चीज़ों से जो है वो बचा जा सकता था। ये सारी चीज़ें कैसी थी, तो अवॉइडेबल थी। यानी कि इसके साथ ही पूरे इलाके में जो है वो मोबाइल इंटरनेट को भी जो है वो स्विच ऑफ कर दिया गया यानी कि बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको भी जो है वो शट डाउन मतलब कि यही शट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसका पूरा मतलब ये है कि नए पार्लियामेंट के ठीक सामने युवा और छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इंटरनेट और मेट्रो बंद करके जो है वो पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, और एलिजेडली जो है वो मतलब कि पैलेट गन्स चलाई गई, ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा था, और इस पूरे बवाल से आसानी से जो है वो बचा भी जा सकता था। यानी कि जुलाई 20 को जो हुआ वो एक बहुत ही बड़ा मतलब कि एस्केलेशन था, यानी कि मामले को भड़काना था। ये क्या कर सकता है, तो युवाओं के बीच में जो है वो और भी ज़्यादा गुस्सा पैदा कर सकता है कि पहले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही, ऊपर से ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। यानी कि एक तरफ जहाँ पर पार्लियामेंट चल रहा था, वहाँ ठीक सामने देश के युवा अपने हक के और रोजगार के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे थे। इंटरनेट और मेट्रो सर्विसेज को एक साथ बंद कर देना एडमिनिस्ट्रेटिव शटडाउन को दिखाता है। ठीक है, जिससे आम जनता को और भी ज़्यादा परेशानी हुई, और पैलेट गन्स जैसे स्ट्रिक्ट पुलिस वेपन का इस्तेमाल स्टूडेंट्स पर मतलब कि करने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी मतलब कि क्रिटिसिज्म हो रही है कि उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स पर जो अपने मतलब कि हक की मांग कर रहे हैं उन पर ऐसा कदम उठाया। राइटर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इतने हार्श स्टेप्स लेने की जगह अगर मतलब कि सही से बातचीत होती, कॉन्वर्जेशन होता, तो देश की राजधानी में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बताया जाता है द कॉकरोच जनता पार्टी CJP मार्च एस्केलेटेड ओनली आफ्टर द पुलिस रिसोर्टेड टू फोर्स had the union government engaged with the protesters earlier, including activist Sonam Wangchuk, who was on an indefinite fast and forcibly hospitalized 2 days earlier, the confrontation could have been avoided। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है यानी कि जो CJP है, उसका जो मार्च है यानी कि जो प्रदर्शन या फिर जो सांसद की तरफ जो पैदल यात्रा है, वो तभी एस्केलेट यानी कि ये जो मामला है वो तभी ज़्यादा और ज़्यादा भड़क उठा यानी कि तभी ज़्यादा भड़का जब पुलिस ने रिसोर्टेड फोर्स यानी कि मतलब कि जो बल प्रयोग किया, यानी कि जब लाठी चार्ज किया और जब मतलब कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जो टीयर गैस थी उसका इस्तेमाल किया, तब जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च है वो और भी ज़्यादा एस्केलेट हो गया जब पुलिस ने ये सारी फोर्सेस का यूज़ किया। अगर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है, उन्होंने अगर प्रोटेस्टर्स यानी कि जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ पहले ही एंगेज यानी कि बातचीत या फिर जो मतलब कि संवाद करना, अगर ऐसा कोई काम किया होता जिसमें मतलब कि ये एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल थे, तो जो इंडेफिनेट फास्ट है यानी कि जो आमरण अनशन या फिर जो अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल है, इस पर थे सोनम वांगचुक, तो उन्हें जो है वो 2 दिन पहले जो है वो फोर्सिबली हॉस्पिटलाइज किया गया, यानी कि ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती करवाया गया उनकी मर्जी के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो कन्फ्रंट्रेशन है यानी कि ये जो आमने सामने का टकराव है, ये जो भेद है दोनों के बीच का, इसको अवॉइड किया जा सकता था, इससे जो है वो बचा जा सकता था। यानी कि इसका पूरा मतलब ये है कि CJP का जो प्रदर्शन है वो शुरू में शांतिपूर्वक था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने फोर्स और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया तो जो बवाल है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगर सरकार वक्त रहते एक्टिविस्ट और सोनम वांगचुक से बात कर लेती, जिन्हें जो है वो अनशन के दौरान ज़बरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल भेजा
भेजा गया था, तो सड़कों पर पुलिस और युवाओं के बीच में ये जो टकराव है वो कभी होता ही नहीं। दोस्तों, ये जो लाइन है वो आंदोलन में सरकार के शुरुआती एटीट्यूड और पुलिस एक्शन पर जो है वो सवाल उठाती है। सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे, तब उनकी मांग थी कि सरकार जो है वो मतलब कि स्टूडेंट्स की बात सुने, लेकिन सरकार ने सीधी बात करने के बजाय उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। इसी वजह से जो सीजेपी की जो प्रदर्शनकारी है सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी है, जो आंदोलन मतलब कि कर रहे हैं, उनमें जो है वो गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट मार्च मतलब कि शुरू कर दिया। तो राइटर का कहना है कि जब सरकार लोगों को इग्नोर कर देती है या फिर यानी कि उन पर फोर्स यूज़ करती है, तो मामला शांत होने के बजाय और भी ज़्यादा भड़क जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। आगे यहाँ पर कहा जाता है, अ मीटिंग वॉज इवेंचुअली कंसिडर्ड थ्रू यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा, बट ओनली आफ्टर थाउजेंड्स had reached parliament's doorstep, it came too late। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूनियन मिनिस्टर जो जेपी नड्डा है, यानी कि जो केंद्र मंत्री जेपी नड्डा, इनके ज़रिए इवेंचुअली यानी कि आखिरकार एक मीटिंग को जो है वो कंसिडर्ड किया गया। यानी कि एक मीटिंग के मतलब कि वो मीटिंग करने के लिए जो है वो राज़ी हो गए। उनकी कंसिडर्ड का क्या मतलब होता है कि किसी की बात मान लेना या फिर जो है वो किसी चीज़ के लिए राज़ी होना। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो जेपी नड्डा है वो आखिरकार यानी कि इवेंचुअली एक मीटिंग के लिए जो है वो राज़ी किया गया उन्हें, बट ओनली आफ्टर यानी कि लेकिन जब मतलब कि तभी जब थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों लोग जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो पार्लियामेंट के डोर स्टेप यानी कि सांसद के दरवाजे तक पहुंच गए थे, यानी कि उन्होंने रीच कर लिया था सांसद के दरवाजे तक। तो ये जो कदम है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था कि उन्होंने जो है वो मतलब कि एक तरीके से बातचीत करना या फिर मतलब कि मीटिंग करने के लिए जो वो राज़ी हुए थे जेपी नड्डा, तो उनका ये जो एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा देरी से हुआ, क्योंकि तब तक तो जो मतलब कि प्रदर्शनकारी है वो पार्लियामेंट तक पहुँच भी चुके थे। इसका पूरा मतलब ये है कि जब हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए और भागदौड़ में मतलब कि भागदौड़ मचने के बाद जो नए पार्लियामेंट के बिल्कुल पास पहुंच गए, तब जाकर सरकार ने केंद्र मंत्री जेपी नड्डा के जरिए उनसे मिलने की बात मानी। लेकिन तब तक सिर्फ देर हो चुकी थी और सड़कों पर जो लाठीचार्ज, आंसू गैस या फिर जो हंगामा है, इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही थी। दोस्तों, ये लाइन बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की टाइमिंग कितनी खराब है। जब सोनम वांगचुक और युवा शांति से अपनी मांग रख रहे थे, तब सरकार ने उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और नए पार्लियामेंट की सुरक्षा पर आंच आने लगी, तब जाकर मिनिस्टर ने मीटिंग की हामी तो भरी। तो यहाँ पर राइटर ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि टू लेट वाली जो अप्रोच है, इससे जो है वो आम जनता में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है कि टाइम रहते हुए आपने अगर ये काम नहीं किया, तो अब जब हम आपके पास आ रहे हैं तब आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। अगर ये मीटिंग पहले ही हो जाती तो पार्लियामेंट के पास इतना जो बवाल और हिंसा जो है वो देखने को मिलती ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे कहा जाता है दैट अ मूवमेंट born as online satire could gather millions of digital followers and bring thousands to the street says a great deal about the government's own record, which has become the source of a litany of grievances। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, दैट अ मूवमेंट यानी कि ये बात कि एक आंदोलन जो बॉर्न एज अ ऑनलाइन सटायर हुआ था, यानी कि मतलब कि एक इंटरनेट पर एक व्यंग यानी कि मजाक के रूप में शुरू हुआ था। यानी कि आपको पता होगा कि जो सीजेपी है यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो एक इंस्टाग्राम पेज से जो है वो शुरू हुआ था। ये कोई मतलब कि कोई सरकारी पार्टी नहीं थी, बल्कि ऐसे ही शुरू हुआ था मतलब कि तंज कसने के लिए एक तरीके से। तो वो मिलियन ऑफ डिजिटल फॉलोअर्स जो है उनको गैदर कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल फॉलोअर्स है यानी कि जो करोड़ों ऑनलाइन जुड़ने वाले जो लोग हैं उनको तो गैदर कर ही सकती है, और थाउजेंड्स टू द स्ट्रीट यानी कि हज़ारों लोगों को सड़क पर भी उतार सकती है, यानी कि ब्रिंग कर सकती है, ला सकती है। तो ये गवर्नमेंट्स ओन रिकॉर्ड यानी कि सरकार का अपना काम काज ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में एक मतलब कि ग्रेट डील के बारे में बताता है, कि बहुत ही कुछ बयां करता है। ठीक है, बता देता है, जो कि खुद अ लिटनी ऑफ ग्रीवेंसेस का सोर्स बन चुका है। अ लिटनी ऑफ ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतों की लंबी लिस्ट यानी कि चिट्ठा बन चुका है, इसका एक जरिया बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंदोलन पहले इंटरनेट पर मीम्स या फिर मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, जैसे कि सीजेपी या फिर जो यूथ सटायर पेजेस, अगर वो आज लाखों लोगों को ऑनलाइन जोड़कर हजारों स्टूडेंट्स को सड़कों पर लाने में कामयाब हो गया है, तो ये दिखाता है कि जनता सरकार के काम से कितनी ज़्यादा नाराज़ है, कितनी ज़्यादा परेशान है। ये चीज़ सरकार की ऐसी नाकामियों को उजागर करती है जो लोगों की लंबी शिकायतों की वजह से मतलब कि बन चुकी है। ठीक है, वजह बन चुकी है बेसिकली। यानी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है सीजेपी, जिसे अभिजीत दीपके ने एक सटायरिकल यूथ मूवमेंट के तौर पर मतलब कि इंटरनेट पर शुरू किया था, वो देखते ही देखते नेट पेपर लीक्स और एग्जाम इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ एक बड़ा ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट बन गया। ये लाइन बताती है कि जब आम जनता और छात्रों की सुनवाई नहीं होती है, तो सोशल मीडिया का एक छोटा सा सटायरिकल पेज भी एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले लेता है। लोगों के अंदर पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रशासनिक लापरवाही, इन सारी चीज़ों को लेकर इतना गुस्सा और लिटनी ऑफ ग्रीवेंसेस है, यानी कि शिकायतों की लंबी लिस्ट है इनके पास,
पास, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके पास जमा हो चुकी है कि वो एक ऑनलाइन अपील पर हज़ारों की तादाद में पार्लियामेंट के सामने सड़कों पर उतर आए। राइटर का कहना है कि सरकार को इस बात पर यानी कि आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आखिर आम जनता उनसे इतनी नाराज़ क्यों है, इनकी मांग क्या है। इस चीज़ पर जो है वो उन्हें गौर करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जाता है रिकरिंग पेपर लीक्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द रिकंडक्टिंग ऑफ नीट and the friction over the three language formula have led to deep concerns that higher education is being administered without accountability by the government। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यानी कि जो प्रवेश परीक्षाओं में मतलब कि रिकरिंग पेपर लीक्स देखे जा रहे हैं, यानी कि जो मतलब कि बार बार पेपर लीक्स होना, नीट का जो है वो रिकंडक्ट होना यानी कि दोबारा परीक्षा करवाना, या फिर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है यानी कि 3 भाषाओं वाला जो नियम है उस पर चल रही जो फ्रिक्शन यानी कि जो मतलब कि तनाव यानी कि जो मतलब कि विरोध का कारण ये मतलब कि डीप कंसर्न्स यानी कि गहरी चिंता और मतलब कि संपूर्ण सवाल पैदा हुए हैं। एजुकेशन को सरकार द्वारा बिना किसी अकाउंटेबिलिटी यानी कि बिना किसी जिम्मेवारी के यानी कि जिम्मेदारी के या फिर जवाबदेही के एडमिनिस्टर्ड यानी कि चलाया जा रहा है या फिर मतलब कि प्रबंधित किया जा रहा है। इसका पूरा मतलब ये है कि जब देश में बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को फिर से करवाना पड़ रहा है और भाषा की नीति को लेकर विवाद चल रहा है, तो इससे छात्रों और उनके जो पेरेंट्स के मन में ये जो गहरा मतलब कि डर पैदा हो गया है कि सरकार देश की पढ़ाई लिखाई और हायर एजुकेशन को बिना किसी जवाबदारी के लापरवाही से चला रही है। ये जो लाइन है वो देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, शिक्षा और जो हमारा एग्जाम सिस्टम है उस पर बात करती है। लाखों जो छात्र हैं यानी कि जो लाखों स्टूडेंट्स हैं साल भर मेहनत करते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है या फिर जो कैंसिल मतलब कि एग्ज़ाम कैंसिल्स होती है तो उनका और उनके फैमिलीज़ का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से मतलब कि लटक जाता है। जब स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते हैं तो सरकार उन्हें जवाब देने के बजाय आमने सामने का रास्ता अपना लेती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भाषा नीति यानी कि 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को लेकर जो है वो विरोध है। उसने क्या किया है, तो आग में जो है वो घी डालने का काम किया है। तो राइटर का कहना है कि जब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी तरीके से जवाबदेही नहीं रहेगी यानी कि पूरी तरीके से अपने ऊपर जवाबदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी, तब तक छात्रों का सरकार और एग्जाम सिस्टम से विश्वास ऐसे ही उठा रहेगा। इस तरीके से बताया गया है। अब दोस्तों आगे बताया जा रहा है, Yet it would be a mistake to read the anger as being about examinations alone. Increasingly, the protests have crystallized into a wider discontent over joblessness, stagnant wages, and rising prices that weigh on the youth across the country. यानी कि लेकिन फिर भी यानी कि yet इस एंगर यानी कि आक्रोश या फिर गुस्से को सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस के बारे में समझना एक मिस्टेक होगा। यानी कि एग्जामिनेशन के बारे में ये प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो ये समझना आपकी गलती है। इंक्रीजिंगली यानी कि तेज़ी से धीरे धीरे और ज़्यादा ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जॉबलेसनेस यानी कि बेरोजगारी, स्टैगनेंट वेजेस यानी कि रुकी हुई या फिर ना बढ़ती हुई जो मतलब कि सैलरी होती है यानी कि जहाँ पर जो है वो सैलरी बढ़ नहीं रही है, एक जगह पर रुक चुकी है, और जो राइजिंग प्राइसेस है यानी कि जो बढ़ती महंगाई है उस पर भी एक वाइडर डिस्कंटेंट यानी कि ज़्यादा बड़ा व्यापक असंतोष के रूप में जो है वो क्रिस्टलाइज यानी कि साफ साफ किसी चीज़ का रूप में सामने आना ये हो गए हैं। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ मतलब कि एग्जामिनेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये जो प्रोटेस्ट है ये जॉबलेसनेस बेरोजगारी के बारे में भी है, रुकी हुई जो हमारी जो सैलरीज होती है उसके बारे में भी है, या फिर जो बढ़ती महंगाई है उसके बारे में भी है। तो इसे सिर्फ एक चीज़ से रिलेट करना हमारी बहुत बड़ी मतलब कि भूल हो सकती है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो पूरे देश के जो यंग युवा है इन पर एक तरीके से बोझ बन चुकी है सारी चीज़ें ओके, और ये इन्हें जो है वो परेशान कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि युवा सिर्फ पेपर लीक से नाराज़ है तो वो गलत है। इस गुस्से के पीछे एक बड़ा ज़्यादा कारण ये है कि देश में जो तेज़ी से बढ़ती जो बेरोज़गारी है, पिछले कुछ सालों से नहीं बढ़ने वाली जो सैलरी है, या फिर जो आम ज़रूरतों का सामान है उन पर जो बढ़ती महंगाई है, ये तीनों मिलकर देश भर के युवाओं पर एक बड़ा बोझ बन चुके हैं। यानी कि जो लाइन है वो बताती है कि पेपर लीक तो सिर्फ एक स्पार्क है, ठीक है, लेकिन असली आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करता है तो उसे आगे जॉब नहीं मिलती। जो लोग जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जो है वो सालों साल स्टैगनेंट रह जाती है, यानी कि एक ही जगह पर मतलब कि अटकी हुई रहती है, जबकि मार्केट में महंगाई और हर महीने जो है वो मतलब कि हर चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ रहे होते हैं। इसी वजह से जो है वो युवा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो कम्पीट कैसे कर पाएंगे इन सारी चीज़ों से। जब जॉब नहीं है, जब पैसा नहीं है इतना ज़्यादा, तो महंगाई को वो कैसे फेस कर पाएंगे। जब उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक करना भी पेपर लीक की वजह से लक का खेल बन चुका है, तो उनका जो गुस्सा है वो सड़कों पर फूट पड़ता है। राइटर कहना चाहते हैं कि सरकार को इस गुस्से को सिर्फ एक एग्ज़ाम का इशू नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी और बेरोजगारी से जुड़ी एक बड़ी समस्या के तौर पर देखना चाहिए और इसका भी हल ढूंढना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है।
अब दोस्तों आगे यहाँ पर क्या बताया जाता है, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोटेस्ट ऑल्सो ओव्स मच टू द नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट्स डिसइंक्लिनेशन टू एड्रेस जेन्युइन सिविल सोसाइटी कंसर्न्स एक्सेप्ट व्हेन एन इलेक्शन इज इन व्यू। यानी कि इस प्रोटेस्ट यानी कि इस विरोध प्रदर्शन या फिर आंदोलन की इंटेंसिटी यानी कि जो गुस्सा या फिर आग है, इसके बढ़ने में जो है वो नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी की जो मतलब कि नेतृत्व वाली जो बीजेपी सरकार है उसकी एक डिसइंक्लाइनेशन यानी कि अनिच्छा या फिर मतलब कि एक तरीके से ना नुकर करने की जो आदत है, ये भी बड़ा मतलब कि एक कारण है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें वो सिविल सोसाइटी यानी कि आम नागरिकों की जो जेन्युइन कंसर्न्स है यानी कि जो सही और जो ज़रूरी समस्या पर है तभी उस पर ध्यान देते हैं जब मतलब कि इलेक्शन सामने होते हैं। व्हेन यानी कि व्हेन एन इलेक्शन इज इन व्यू यानी कि जब तक कि सामने कोई चुनाव नहीं दिख रहा होता है तब तक आम जनताओं की समस्या को जो है वो सुलझाया नहीं जाता। यानी कि इसका पूरा मतलब ये है कि आंदोलन इतना उग्र और बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि सरकार का एक पैटर्न रहा है, वो आम लोगों की सही परेशानियों को तब तक इग्नोर करती है जब तक कि सिर पर चुनाव ना आ जाए। जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी सरकार एक्टिव हो जाती है, वरना आम दिनों में प्रदर्शनकारियों की सुनवाई तो होती ही नहीं। इस तरीके से बताया गया है। ये जो लाइन है एक तरीके से सरकार की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और जो टाइमिंग है उस पर सीधा अटैक कर रही है। हिस्ट्री में भी देखा गया है कि कई बड़े मुद्दों पर जैसे कि पहले के जो है वो अलग अलग जो आंदोलन होते थे या फिर जो हुए हैं उसमें भी जो है वो सरकार तभी कदम उठाती थी जब मतलब कि तभी कदम उठाती थी या फिर तभी बात मानती थी जब स्टेट या फिर जनरल इलेक्शंस पास होते थे। ठीक है, जब चुनाव दूर होते थे तो सरकार मतलब कि ऑफन आम नागरिकों या फिर जो एक्टिविस्ट है या फिर मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती थी। युवाओं को जब लगता है कि बिना किसी इलेक्टोरल प्रेशर के उनकी सुनवाई होने नहीं वाली, तो तब जो है वो उनका गुस्सा और ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से भड़क जाता है। राइटर के मुताबिक सरकार के इस चुनाव देखकर ही सुनने वाली की जो आदत है, इससे जो है वो आंदोलन ने मतलब कि आंदोलन को जो है वो और भी ज़्यादा हवा दी है, आंदोलन की आग को और भी ज़्यादा मतलब कि भड़काया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कोर्स करेक्शंस ओवर द लास्ट 12+ years have tended to be timed to the ballot rather than parliamentary sessions or to public disquiet, even as narrow elections in assembly and parliamentary elections are read as expansive mandates and a license for an increasingly authoritarian style of rule। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पिछले 12+ years यानी कि 12 से भी साल मतलब कि 12 से भी ज़्यादा सालों में सरकार द्वारा कोर्स करेक्शन यानी कि अपनी नीतियों या फिर फैसलों में जो सुधार करना होता है उस पर जो है वो ज़्यादातर बैलेट को देखकर मतलब कि टाइम्ड किए गए हैं, बैलेट पर टाइम्ड किए गए हैं। यानी कि चुनाव या फिर जो इलेक्शंस होते हैं उन पर जो है वो मतलब कि इस टाइम पर जो है वो किसी भी समय पर जो है वो फैसला लिया गया है, ना कि पार्लियामेंट्री सेशंस यानी कि जो सांसद की जो बैठक होती है या फिर जो पब्लिक डिस्क्वाइट होता है यानी कि जो आम जनता की जो परेशानी या फिर जो गुस्सा होता है उसको देखकर कोई मतलब कि फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही असेंबली यानी कि जो विधानसभा और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मिली जो नैरो इलेक्टोरल विन्स है यानी कि जो कम अंतर या फिर जो कम मार्जिन वाली जो मिली हुई जो जीत है उसको भी एक जो है वो एक्सपेंसिव मैंडेट और एक इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ रूल का लाइसेंस समझ लिया जाता है। यानी कि नैरो इलेक्टोरल विन्स यानी कि कम अंतर या फिर जो कम मार्जिन से मिली हुई जो जीत होती है उसको भी एक एक्सपेंसिव मैंडेट यानी कि जनता का जो बहुत ही बड़ा खुला या फिर जो समर्थन होता है वो समझ लिया जाता है और उसे एक इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ रूल समझ लिया जाता है। यानी कि तेजी से तानाशाह या फिर कट्टर ढंग से राज करने का जो लाइसेंस है उन्हें मिल चुका है, छूट मिल चुकी है, मनमानी करने का हक मिल चुका है। इस तरीके से जो है वो समझ लिया जाता है किसके द्वारा, तो ये जो इलेक्शंस होने के लिए जो पार्टी खड़ी होती है उनके द्वारा। यानी कि इसका पूरा मतलब ये है कि पिछले 12 सालों में जब भी सरकार ने अपना कोई फैसला बदला है तो वो आम जनता के गुस्से से या फिर पार्लियामेंट में हुई बहस की वजह से नहीं था, बल्कि सामने आने वाले चुनाव के डर से बदला है। अगर चुनाव में थोड़े से मतलब कि मार्जिन से भी मतलब कि जीत मिल जाए तो सरकार उसे ऐसी परमिशन मान लेती है कि जैसे जनता ने उन्हें किसी भी मतलब कि बिना सवाल के तानाशाही ढंग से सरकार चलाने का पूरा हक ही दे दिया हो। यानी कि ये जो लाइन है वो सरकार के पॉलिटिकल माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर बहुत ही गहरा प्रहार करती है। हिस्ट्री में हमने देखा कि जब भी आम जनता सड़कों पर उतरती है या फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन मतलब कि सवाल उठाती है तो सरकार जो है वो उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। लेकिन जब किसी बड़े राज्य में चुनाव यानी कि बैलेट जो है वो पास में होते हैं या फिर पास आते हैं तब सडनली सरकार बैकफुट पर आकर जो है वो फैसले बदल देती है। यानी कि जैसे पहले भी मतलब कि कुछ सालों में मतलब कि कानून जो है वो वापस लिए गए थे उस तरीके से। तो ऑथर यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली मिली छोटी सी जो जीत होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आम जनता या फिर जो छात्र हैं उनकी आवाज़ को दबाना शुरू कर दो। डेमोक्रेसी में जनता के गुस्से यानी कि जो पब्लिक डिस्क्वाइट है उसको हर वक्त सुनना जो है वो ज़रूरी होता है। सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही उसे आप ध्यान में लेंगे, इस तरीके से जो है वो मतलब कि ये तो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
आगे यहाँ पर बताया जाता है द प्रोटेस्ट विच हैव ड्रॉन सपोर्ट बियॉन्ड दिल्ली आर रेमिनिसेंट ऑफ श्रीलंकाज अरागलया, नेपाल्स जेंजी रिवॉल्ट एंड बांग्लादेश स्टूडेंट अपराइजिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रूल, दो देयर स्केल एंड डिमांड्स रिमेन फार नैरोवर इन कंपैरिजन। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट है, यानी कि ये जो आंदोलन है, जिन्हें बियॉन्ड दिल्ली यानी कि दिल्ली की बाहर से भी, मतलब कि बाहर के देश से भी, मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो श्रीलंका के अरागलया यानी कि जो श्रीलंका में हुआ जो बड़ा जन आंदोलन था, वो नेपाल का जो जेंजी रिवॉल्ट था, यानी कि जो मतलब कि नेपाल के युवाओं का जो विरोध था, और जो अथॉरिटेरियन रूल है यानी कि जो तानाशाही राज या फिर जो कट्टर शासन है, इनके खिलाफ जो बांग्लादेश में स्टूडेंट अपराइजिंग यानी कि जो छात्राओं का जो बड़ा आंदोलन था, तो इनकी जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रेमिनिसेंट है, यानी कि ये याद दिलाने वाली चीज़ें है। रेमिनिसेंट का क्या मतलब होता है कि याद दिलाने वाला, ठीक है। यानी कि हमारे देश में ये जो सारी चीज़ें चल रही है, ये जो सारा स्ट्राइक चल रहा है, ये जो सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये किस चीज़ की याद दिलाता है? तो इन सारे देशों में हुए प्रोटेस्ट की हमें याद दिलाता है। हालांकि इनका जो स्केल है, यानी कि इनका जो पैमाना है, और इनकी जो डिमांड्स यानी कि इनकी जो मांगे हैं, उनके मुकाबले फार नैरोवर यानी कि बहुत ही सीमित और छोटी है। यानी कि हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके डिमांड्स उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इस तरीके से बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो मतलब कि युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, उसे अब पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और ये आंदोलन हमें पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, नेपाल और जो बांग्लादेश के जो उन बड़े स्टूडेंट मूवमेंट्स की याद दिलाता है, जहाँ पर युवाओं ने सड़कों पर उतर कर जो है वो सरकार को हिला दिया था। हालांकि दिल्ली के इस प्रोटेस्ट की जो मांगे और जो पैमाना है, वो उन देशों के मुकाबले अभी भी काफ़ी छोटा है, अभी भी काफ़ी सीमित है, लेकिन इसका नेचर बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि पड़ोसी देशों में पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब भी युवा यानी कि जेंजी जो है वो सड़कों पर उतरते हैं, तो वो बड़ी बड़ी यानी कि सरकार के जो मतलब कि सरकार जो होती है उनको हिला देते हैं। जैसे श्रीलंका में जो है वो अरागलया मूवमेंट में, वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति को हटा दिया था, या फिर बांग्लादेश में जो है वो छात्रों के आंदोलन ने सरकार बदल दी थी। तो राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दिल्ली का ये जो यूथ है जो अभी प्रोटेस्ट मतलब कि कर रहा है, वो उतना बड़ा या फिर वायलेंट हुआ नहीं है। इसकी मांगे सिर्फ एग्जाम्स, बेरोजगारी और शिक्षा में सुधार, इन तक ही सीमित है। लेकिन सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी बड़े आंदोलन शुरू में छोटे और सीमित होते हैं। अगर युवाओं की बात सुनी नहीं गई, तो इसका रूप जो है वो पड़ोसी देशों जैसा बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से जो है वो पहले से ही वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है। एक तरीके से ये हमें जो है वो बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है दैट शुड नॉट टेम्प्ट द गवर्नमेंट टू वेट देम आउट इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग कोर्स, इट हैज सॉट टू रिड्यूस द प्रोटेस्ट टू अ पॉलिटिकल ड्यूअल विद द कांग्रेस लेड अपोजिशन एंड टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स फेल्यूर्स थ्रू प्रॉक्सिस इन सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया। यानी कि इस चीज़ से सरकार को उन्हें वेट देम आउट यानी कि थक कर अपने आप चले जाने का जो इंतज़ार करना या फिर जो ढीला छोड़ देना है, वो करने का जो टेम्पटेशन है वो उनके मन में नहीं होना चाहिए। टेम्पटेशन यानी कि लालच नहीं होना चाहिए। वेट देम आउट का क्या मतलब है? यानी कि सरकार का ये सोचना गलत है कि ये जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये थक हार कर अपने आप ही चले जाएंगे, जितने देर करते हैं करने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मन में ये चीज़, इस चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। अपना जो कोर्स है यानी कि अपना रास्ता, अपना फैसला करेक्टिंग यानी कि सुधारना, यानी कि इन सारी चीज़ों को सुधारने के बजाय सरकार ने इस प्रोटेस्ट को यानी कि इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस लेड अपोजिशन जो है इसके साथ एक पॉलिटिकल ड्यूअल में रिड्यूस करने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है? तो कांग्रेस लेड अपोजिशन यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली जो विपक्षी पार्टी है, इसके साथ एक पॉलिटिकल ड्यूअल यानी कि राजनीतिक लड़ाई यानी कि मुकाबला, इसमें जो है वो बदल देना या फिर इसमें जो है वो मतलब कि तब्दील कर देने की जो है वो कोशिश की है। और सिविल सोसाइटी यानी कि जो नागरिक समाज है और जो मीडिया में जो मौजूद अपने प्रॉक्सीज है यानी कि सरकार के जो पक्ष में बोलने वाले, इशारों पर जो चलने वाले कुछ लोग होते हैं जो मीडिया में होते हैं बेसिकली, तो उनके ज़रिए अपनी फेल्यूर्स यानी कि नाकामियों से अटेंशन डिफ्लेक्ट यानी कि भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को ये सोचकर बैठना नहीं चाहिए कि छात्र जो है वो थक हार कर खुद अपने घर चले जाएंगे। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय सरकार इस मुद्दे को क्या कर रही है? कांग्रेस और विपक्ष के साथ एक आम पॉलिटिकल लड़ाई का रूप मतलब कि देने में लगी हुई है, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये सब राजनीति हो रही है। इसी के साथ ही मीडिया और जो मतलब कि मीडिया एंकर्स के जरिए सरकार अपनी जो है वो नाकामियों से आम जनता का ध्यान जो है वो भटकाने में लगी हुई है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें समझाया जा रहा है। आगे यहाँ पर बता रहे हैं दिस इज अ सेल्फ डिफिटिंग एज इट विल ओनली डीपन यूथ डिसइल्यूजनमेंट विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम इटसेल्फ एंड इमीडिएट स्टेप इज इन ऑर्डर। यानी कि ये जो तरीका है ये सेल्फ डिफिटिंग है, यानी कि अपना ही नुकसान करने वाला है, खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाला है। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि जो मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
इसके साथ ही युवाओं के डिसइल्यूजनमेंट यानी कि मोह भंग होना या फिर भरोसा उठ जाना, इसको और भी ज़्यादा डीपन करेगा, इसको और भी ज़्यादा गहरा कर देगा। यानी कि युवाओं का जो है वो हमारे प्रशासन पर से पूरी तरीके से क्या उठ जाएगा, भरोसा ही उठ जाएगा। एक इमीडिएट स्टेप उठाना इज इन ऑर्डर, ये ज़रूरी होता है। यानी कि तुरंत एक कदम उठाना इज इन ऑर्डर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उचित है। ऐसी स्थिति में जो है वो शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पूरा मतलब ये है कि सरकार जो इस आंदोलन को दबाने या फिर राजनीति से मतलब कि भटकाने की कोशिश कर रही है, ये आखिरकार उसकी अपनी ही हार साबित होगी। ऐसा करने से देश के युवाओं का पूरा लोकतांत्रिक जो सिस्टम है और जो सरकार से जो विश्वास है वो बिल्कुल उठ जाएगा। और इस स्थिति में आम जनता और स्टूडेंट्स के जो हित में मतलब कि सरकार द्वारा जो बिना देर किए एक तुरंत जो बड़ा कदम उठाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर देश का युवा ये सोचने लगे कि उनकी आवाज़ ना तो संसद में सुनी जा रही है, ना ही सड़कों पर और ना ही मीडिया में, तो उनका जो है वो देश की डेमोक्रेसी यानी कि जो हमारी लोकतंत्रता है और इलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर से पूरा उठ जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राइटर सरकार को अलर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से मतलब ये सावधान कर रहे हैं कि राजनीतिक दाव पेच और ब्लेम गेम छोड़कर एनटीए यानी कि पेपर लीक्स, बेरोजगारी और स्टूडेंट ग्रीवेंसेस पर बिना किसी डिले के तुरंत सॉलिड एक्शन लिया जाए, इमीडिएट स्टेप लिया जाए, ताकि युवाओं का जो विश्वास है वो दोबारा जीता जा सके। अब यहाँ पर आखिर में बताया जाता है, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट ओन द फेल्यूअर्स ऑन हिज वॉच एंड रिजाइन, द ऑल्टरनेटिव इज एन अनसेरेमोनियस डिसमिसल। यानी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने वॉच में यानी कि अपने वॉच में हुई फेल्यूअर्स यानी कि अपनी निगरानी में, अपने देख रेख में जो भी मतलब कि फेल्यूअर्स या फिर जो भी गलतियां हुई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए, यानी कि इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि जो भी ये सारे पेपर लीक्स हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें हुई है उनको जो है वो अपने ऊपर लेते हुए या तो उन्हें जो है वो मतलब कि रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी पोजीशन से, अपने पोस्ट से। इसका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है या फिर इसका दूसरा रास्ता, इसका इलाज ये है कि उनका जो है वो अनसेरेमोनियस डिसमिसल कर दिया जाए, यानी कि बिना किसी सम्मान के बेइज्जत करके जो है वो पद से हटा दिया जाए। ये इसका दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो वो ये अपना सकते हैं कि वो खुद से रिज़ाइन कर दे, और दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद ही उन्हें जो है वो अपने पद से जो है वो मतलब कि बेइज्जत करके हटा दे। यानी कि जो पूरा एडिटोरियल है ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट पॉलिटिकल डिमांड है कि जब भी किसी डिपार्टमेंट में सिस्टम लेवल फेल्यूर होता है, जैसे कि नीट एग्जाम में इरेगुलरिटीज़ और जो पेपर लीक्स है, ये सारी चीज़ें, तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के तहत मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर सरकार जेन्युइनली यूथ का ट्रस्ट जीतना चाहती है, लोकतंत्र में विश्वास कायम रखना चाहती है, तो सिर्फ छोटे ऑफिसर्स पर एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा। मंत्री को खुद मोरालिटी के आधार पर रिजाइन करना होगा, वरना प्राइम मिनिस्टर को खुद उन्हें मतलब कि पद से हटा देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो बताया गया है। अब दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो एडिटोरियल है इसका डिस्कशन तो हमने कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि आज हमने एडिटोरियल में किस टॉपिक पे बात की है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो है वो कुछ क्विजेस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमेशा यही रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज, यानी कि ऑथर का टोन क्या था थ्रू आउट द पैसेज। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस है, अप्रिशिएटिव, न्यूट्रल, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, ह्यूमरस एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ये हमारे पास पांच ऑप्शन है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है अप्रिशिएटिव। तो क्या हमारे पैसेज का टोन अप्रिशिएटिव था, तारीफ करने वाला था, किसी चीज़ की यहाँ पर तारीफ हुई थी? नहीं, तारीफ तो नहीं हुई थी। ऑथर जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ तो नहीं कर रहे थे, पूरे पैसेज में क्रिटिसिज्म था। तो इस चीज़ को जो है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा हमारा आता है न्यूट्रल। दोस्तों, न्यूट्रल भी नहीं था क्योंकि ऑथर क्लियर ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल टोन नहीं है। तीसरा हमारा आता है कि भाई हमारा जो पैसेज है वो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल था। इसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ऑथर पहले फैक्ट्स बताते हैं, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रिस्पांस की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो एक तरीके से पहले जो है वो चीज़ों को एनालिसिस भी किया गया और बाद में जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया। तो इसे एनालिटिकल एंड क्रिटिकल कहा जा सकता है। चौथा हमारा आता है ह्यूमरस। क्या आपको इस एडिटोरियल को पढ़ के मजाक जैसा कुछ लगा, हंसी आई? ऐसा भी कुछ नहीं था, तो इसे भी हम जो है वो मतलब कि कंसिडर नहीं कर सकते। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आशावादी। ऑथर जो है वो कंसर्न और वार्निंग एक्सप्रेस कर रहे थे, ना कि फ्यूचर को लेकर कोई पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। तो ये भी चीज़ हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू पब्लिक एंगर, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग पब्लिक में जो गुस्सा है बड़ा था, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारा कहता है राइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ना। पैसेज में जॉबलेसनेस मेंशन है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की तो बात ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता तो यानी कि एक तो ऑप्शन कम होता ना पब्लिक का, मतलब कि इतना सारा गुस्सा दिखाने का, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन मतलब कि हम जो है वो इसे निकाल देंगे, इसे हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है पेपर लीक्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम पेपर लीक्स, इसके वजह से जो है वो पब्लिक में गुस्सा था, तो ये ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पेपर लीक्स डायरेक्टली मेंशन हुए हैं। तीसरा हमारा आता है स्टैग्नेंट वेजेस, यानी कि रुकी हुई वेजेस, यानी कि मतलब कि सैलरीज का ना बढ़ना, एक जगह पर रुक जाना। तो इस चीज़ का भी जो है वो मेंशन किया गया था कि भाई सरकार जो है वो मतलब कि सैलरीज में जो है वो कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रही है, एक जगह पर जो है वो सैलरीज रुक चुकी है। तो इसके वजह से भी जो है वो इस कारण को लेकर भी जो है वो मतलब कि लोगों में, छात्राओं में जो है वो गुस्सा है, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बेटर एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होना, तो ये क्या मतलब कि छात्रों के बीच में या फिर लोगों के बीच में गुस्से का मुद्दा था, तो नहीं, अकाउंटेबिलिटी की तो कमी थी, ये इसी चीज़ की वजह से तो मतलब कि हुआ था। तो ये भी तो हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और पांचवा हमारा ऑप्शन आता है राइजिंग प्राइजेस, यानी कि महंगाई बढ़ना। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि राइजिंग प्राइजेस भी जो है वो मतलब कि डायरेक्ट रीज़न बताया गया था कि महंगाई बढ़ रही है, जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हमारी जो यानी कि देश के नागरिक है वो compete कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों से कैसे कर पाएंगे, यानी कि सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा और जो पांचवा ऑप्शन है हमारा, पेपर लीक्स इन एग्जामिनेशन, स्टैग्नेंट वेजेस एंड राइजिंग प्राइजेस, यही हमारे वो मतलब कि कारण है जिनके वजह से जो है वो पब्लिक में इतना ज़्यादा आउटरेज यानी कि गुस्सा देखा गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से कौन सा इन्फरेंस लॉजिकली निकाला जा सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है एवरी प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी कि हर प्रोटेस्ट जो है वो मतलब कि पॉलिटिकल होता है। क्या ऐसा है? तो ये रॉन्ग है। ऑथर सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव जो है वो इसे नहीं मान रहे थे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है द गवर्नमेंट बिलीव्स प्रोटेस्ट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को डेमोक्रेसी के लिए अच्छा मानती है। नहीं, पैसेज जो है वो बिल्कुल अपोजिट मतलब कि सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा आता है द ऑथर कंसिडर्स फोर्सफुल पोलिसिंग एंड अप्रोप्रिएट फर्स्ट रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि पुलिस फोर्स पहले यूज़ करना सही था। तो ये भी हमारा जो है वो मतलब कि गलत ऑप्शन होता है क्योंकि ऑथर फोर्स को अवॉइडेबल मानते हैं। ठीक है, यानी कि इसे टाला जा सकता था। या फिर हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बोलता है कि अर्ली गवर्नमेंट एंगेजमेंट कुड हैव प्रिवेंटेड एस्केलेशन, यानी कि अगर गवर्नमेंट पहले बात करती तो प्रोटेस्ट जो है वो एस्केलेट नहीं होता, इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं। ठीक है, तो ये तो भाई करेक्ट है। ये हमारे पैसेज में मेंशन भी किया गया था कि अगर इतना मतलब कि कम्युनिकेशन हो ही जाता गवर्नमेंट और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच में, तो सारी दिक्कतें ही चली जाती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती तो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा उग्र स्वरूप धारण नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई गई थी, तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है द प्रोटेस्ट आर आइडेंटिकल टू श्रीलंकाज अरगलया, यानी कि जो प्रोटेस्ट है वो श्रीलंका के अरगलया जैसे ही है। तो ऑथर सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, आइडेंटिकल तो नहीं बोलते। ठीक है, कंपैरिजन किया गया था, सेम वैसा ही नहीं बोला गया था, तो इसे भी हम जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है अर्ली गवर्नमेंट एंगेजमेंट कुड हैव प्रिवेंटेड एस्केलेशन, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंट पहले बात करती तो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा मतलब कि बढ़ता नहीं इस तरीके से। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऑथर की आर्ग्यूमेंट चलने के लिए कौन सी हिडन अजम्पशन ज़रूरी है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है गवर्नमेंट शुड नेवर रेगुलेट प्रोटेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी प्रोटेस्ट रेगुलेट ना करे। ऑथर रेगुलेशन अपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है लिसनिंग टू जेन्युइन पब्लिक कंसर्न्स कैन रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, यानी कि जेन्युइन कंसर्न सुनने से कन्फ्लिक्ट कम हो सकते हैं। तो अगर लिसनिंग से मतलब कि कन्फ्लिक्ट कम ना ही होते तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता, क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट तो यही था कि भाई सरकार जो है वो लोगों की बातें सुने, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, चीज़ों का हल निकले। तो इस चीज़ को जो है वो हम कंसिडर करके चल सकते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है एवरी प्रोटेस्टर इज ऑलवेज करेक्ट, ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई थी, यानी कि हमारे ऑथर का हिडन अजम्पशन ये नहीं था कि हर प्रोटेस्टर हमेशा सही ही होता है। क्या पता कोई गलत डिमांड कर रहा हो, उसके लिए अगर उसका भी साथ देने लगे लोग तो ये तो चीज़ें गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम सही नहीं मान सकते। ये हमारे ऑथर का अजम्पशन नहीं था कि हर प्रोटेस्टर जो है वो हमेशा करेक्ट ही होता है, सही होता है।
इलेक्शन शुड नॉट बी कंडक्टेड, इस तरीके की बात नहीं हुई थी, ये तो इररेलेवेंट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से, तो ये भी चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। पुलिस शुड नेवर मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, शुड नेवर मेंटेन पब्लिक ऑर्डर यानी कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं चाहिए, तो पुलिस की एग्जिस्टेंस अपोज नहीं की गई, ठीक है। इस तरीके से यानी कि ऑथर ने ये भी आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं दिया था कि कहीं पे भी जो है वो पुलिस को जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, लिसनिंग टू जेन्युइन पब्लिक कंसर्न्स कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, विच स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, ओके, यानी कि पैसेज किस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट पैसेज में मतलब कि मेंशन नहीं किया गया है या फिर यहाँ पर जो है वो थोड़ा तोड़ मरोड़ कर हमें बताया गया है, इस तरीके से हमें पहचानना है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है, गवर्नमेंट इवेंचुअली एग्रीड टू होल्ड अ मीटिंग, यानी कि गवर्नमेंट बाद में मीटिंग करने के लिए मान गई। तो हाँ, ये तो मेंशन किया गया था कि जेपी नड्डा जो है वो उनको जो है वो तैयार कर लिया गया था मीटिंग करने के लिए, लेकिन तब तक जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो मतलब कि सांसद तक पहुंच गए थे, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन मीटिंग का तो मतलब कि जिक्र किया गया था, तो इस चीज़ को तो हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन आता है, मोबाइल इंटरनेट वॉज टेम्पररीली शट डाउन, हाँ ये भी चीज़ मतलब कि मेंशन की गई थी कि भाई जब मतलब कि गोलियां चलाई जा रही थी, यानी कि जो गोलियां चलाई जा रही थी, लाठी चार्ज किया जा रहा था या फिर जो टीयर गैस फैलाई जा रही थी, तो उसी के साथ साथ जो है वो मेट्रो और मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था 20 जुलाई को, ठीक है, तो ये भी चीज़ मेंशन की गई है। या फिर तीसरा हमारा ऑप्शन आता है, यूथ कंसर्न्स एक्सटेंड बियॉन्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि यूथ की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एग्जाम्स तक ही सीमित नहीं थी। हाँ ये भी चीज़ें मेंशन की गई थी कि यूथ की जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं थी, स्टैग्नेंट वेजेस या फिर जो बढ़ती महंगाई है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इसका पार्ट थी, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन की गई थी, तो इसे भी हम जो है वो मतलब कि नहीं मान सकते, यानी कि कंसिडर नहीं कर सकते। चौथा हमारा ऑप्शन आता है, द प्रोटेस्ट आर एग्जैक्टली द सेम एज बांग्लादेश स्टूडेंट मूवमेंट, यानी कि जो प्रोटेस्ट था वो बांग्लादेश वाली मूवमेंट जैसे बिल्कुल सेम था। दोस्तों ये हमारा जो है वो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे पैसेज में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ऑथर सिर्फ रिजेम्बलेंस बताते हैं कि वैसा था, सेम था, ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है, तो बिल्कुल सेम था, ऐसा तो कहीं पर ऐसी कहीं पर बात नहीं हुई थी, तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन आता है, द गवर्नमेंट इज अक्यूज्ड ऑफ इग्नोरिंग सिविल सोसाइटी कंसर्न्स, यानी कि गवर्नमेंट पर सिविल सोसाइटी को इग्नोर करने का आरोप है, तो ये भी सही है भाई, क्लियरली सपोर्ट किया गया था, ये भी चीज़ बोली गई थी कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को ध्यान में नहीं लिया गया है, खासकर गवर्नमेंट जो है वो तब लेती है जब इलेक्शंस यानी कि बैलेट्स पास में होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई थी, तो ये भी हमारी रॉन्ग चॉइस हो जाएगी, यानी कि इसे भी हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पैसेज में थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है, यानी कि ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश वाली मूवमेंट जैसे बिल्कुल सेम है, इसे हम जो है वो मतलब कि करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमारे इसमें मेंशन नहीं किया गया था पैराग्राफ में, बल्कि ये बोला गया था कि वैसे है लेकिन सेम नहीं है, एग्जैक्टली वैसे नहीं है, ठीक है, इनको कंपेयर किया गया था। तो आई होप आपको आज के जो क्विजेस है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का एडिटोरियल और क्विजेस अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस एडिटोरियल से निकल कर आने वाले सारे वोकैब यानी कि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक बार फिर से रिविजन मिल जाए और आसानी से समझ में भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन ये एक नाउन है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों, रिसोर्सेज या फिर सपोर्ट को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज और एक जगह इकट्ठा करना। ये जो वर्ड है वो प्रोटेस्ट, इलेक्शंस, आर्मी या फिर जो सोशल मूवमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि लोगों को या फिर रिसोर्सेज को किसी काम के लिए संगठित करना, इकट्ठा करना, तो उसे मोबिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या है? तो नाउन है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूशन का नेचुरल एटीट्यूड या फिर अप्रोच किसी सिचुएशन के प्रति, तो उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन, यानी कि किसी का स्वभाव, रवैया या फिर प्रवृत्ति होती है, उसे हम डिस्पोजिशन कह सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेटर्स। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्या है? तो नाउन है। इसका मतलब होता है उन लोगों को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स जो किसी इशू के सपोर्ट या फिर अपोजिशन में प्रोटेस्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन करने वाले लोग, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटर्स कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एलिजेडली। एलिजेडली क्या है? तो एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि ऐसा कहा जा रहा है लेकिन अभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि ऐसा कहा गया है तो उस सेंस में एलिजेडली का यूज़ होता है। कोर्ट और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन है, जब किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, किसी चीज़ को ऑफिशियली प्रूव नहीं किया गया होता, लेकिन लोगों द्वारा जो है वो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आप जब मतलब कि बताना चाहते हैं लोगों को कथित रूप से, आरोप के अनुसार, इस तरीके से, तो उसे हम एलिजेडली कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है रिसॉर्ट। रिसॉर्ट का क्या मतलब होता है? ये वर्ब है, ठीक है। रिसॉर्ट का मतलब होता है जब और कोई ऑप्शन ना बचे
तो किसी मेथड का यूज़ करना, ठीक है, तो उसे हम रिसॉर्ट टू कहते हैं। रिसॉर्ट टू इस तरीके से जो है वो प्रपोजिशन के साथ आता है ये वर्ब। रिसॉर्ट टू फोर्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि पैसेज में पुलिस रिसॉर्ट टू फोर्स इस तरीके से बताया गया था, यानी कि मजबूरी में किसी तरीके का सहारा लेना। यानी कि पुलिस पुलिस ने क्या किया था कि मजबूरी में जो है वो लाठी चार्ज किया था, टीयर गैस फैलाई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसॉर्ट टू करके हम यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन क्या है? तो नाउन है, इसका मतलब होता है कि दो ग्रुप्स या फिर लोगों के बीच सीधा टकराव या फिर कन्फ्लिक्ट होना, तो उसे हम कन्फ्रंटेशन कहते हैं। टकराव, मतभेद, आमने सामने की टक्कर, तो उसे हम कन्फ्रंटेशन कहेंगे। अगला हमारा वर्ड आता है कंसीड। कंसीड इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ब है, कंसीडेड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसका वर्ब मतलब होता है कि मान लेना, फाइनल एग्री कर लेना, डिमांड को एक्सेप्ट कर लेना, तो उसे हमें जो है वो कंसीडेड कह सकते हैं। मान लेना, स्वीकार कर लेना, इस तरीके से। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जेपी नड्डा इन्होंने क्या किया था, तो मीटिंग के लिए जो है वो मतलब कि हामी भर ली थी कि वो मीटिंग करने के लिए तैयार है, इस तरीके से। अगला हमारा वर्ड आता है लिटनी। लिटनी एक नाउन है। लिटनी का मतलब होता है बहुत ही लंबी लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स या फिर रिपीटेड इश्यूज, यानी कि एडिटोरियल में जो वर्ड है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में जब शिकायतों की कोई लंबी सी लिस्ट होती है तो उसे हम लिटनी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नाउन है जिसका मतलब होता है अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए जवाबदेह होना, जवाबदारी लेना, जिम्मेदारी लेना, तो उसे हम जो है वो अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया था। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि मतलब कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें अपनी जो सारी फॉल्ट्स उनके मतलब कि देख रेख में या फिर उनके कार्यकाल में जितने भी फॉल्ट्स उन्होंने किए हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हें ले लेनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी उन्हें लेकर जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए, इस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास वर्ब है। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है कोई आइडिया या फिर कोई जो फीलिंग है वो धीरे धीरे और ज़्यादा जब क्लियर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उसे हम क्रिस्टलाइज कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पष्ट और मजबूत रूप लेना, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइज होना। इसके बाद है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंदर ही अंदर चल रही नाराज़गी या फिर डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष या फिर नाराज़गी, तो उसे हम डिसकंटेंट कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है डिसइंक्लाइनेशन। डिसइंक्लाइनेशन नाउन है जिसका मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा ना होना या फिर अनविलिंगनेस होना। ठीक है, अनिच्छा होना, रुचि ना होना, उसे हम कहते हैं डिसइंक्लाइनेशन। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सपेंसिव। दोस्तों, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा, वाइड या फिर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ब्रॉड, उसे हम एक्सपेंसिव कहते हैं। एक्सपेंसिव जो है वो बेसिकली मैंडेट, एक्सपेंसिव मैंडेट का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल मैंडेट, यानी कि विशाल या फिर व्यापक, तो उसे हम जो है वो एक्सपेंडेड कहते हैं, एक्सपेंसिव कहते हैं, सॉरी। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैंडेट। मैंडेट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लोगों द्वारा इलेक्शन में दिया गया अधिकार या फिर अथॉरिटी जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट रूल करती है, तो जनादेश या फिर जो अधिकार है उसे हम मैंडेट कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसे लीडरशिप या फिर ऐसे गवर्नमेंट जो पावर में सेंट्रलाइज करे और अपोजिशन या फिर क्रिटिसिज्म को टॉलरेट ना करे। ठीक है, तानाशाही प्रवृत्ति वाला, तो उसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। अगला हमारा वर्ड हमने पढ़ा था रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का क्या मतलब होता है? ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ या फिर इवेंट की याद दिलाने वाला या फिर उससे मिलता जुलता कोई इंसिडेंट होना। कोई एक चीज़ जब आपको मतलब कि किसी पुरानी चीज़ की याद दिलाती है कि ये भी वैसा ही था, उस तरीके से हम जो है वो रेमिनिसेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा मिलता जुलता, तो उसे हम जो है वो रेमिनिसेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा डिफ्लेक्ट। दोस्तों, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है, ये हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब होता है ध्यान, यानी कि इसका मतलब होता है कि ध्यान को असली इशू से हटाकर किसी और ही डायरेक्शन में ले जाना, यानी कि भटका देना, मुद्दा भटका देना या फिर मुद्दा मोड़ देना, ध्यान भटका देना, तो उसे हम डिफ्लेक्ट करना कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी का मतलब कि ध्यान हटा देना किसी चीज़ से, तो उसे डिफ्लेक्ट करना कहा जाता है। अगला हमारा वर्ड है प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास नाउन है और इसका मतलब होता है ऐसे लोग या फिर ग्रुप्स जो किसी और किसी के मतलब कि बिहाफ पर काम करते हैं या फिर उनका इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, प्रतिनिधि या फिर किसी और के बिहाफ पर काम करने वाला, तो उसे प्रॉक्सीज कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसइल्यूजनमेंट। दोस्तों, ये हमारे पास नाउन है। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है कि जब किसी सिस्टम, लीडर या फिर इंस्टीट्यूशन पर पहले भरोसा हो और बाद में सच देखकर वो भरोसा अगर आपका उठ जाए, तो उसे हम डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं, यानी कि मोह भंग हो जाना। ठीक है, यानी कि भरोसा टूट जाना हमारा, तो उसे हम डिसइल्यूजनमेंट कह सकते हैं। और आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है अनसेरेमोनियस। अनसेरेमोनियस का क्या मतलब होता है? ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिना रिस्पेक्ट, बिना फॉर्मेलिटीज या फिर किसी काम का अचानक से
हो जाना, तो उसे हम अनसेरेमनियस कहते हैं, ठीक है। पैसेज में अनसेरेमनियस डिसमिसल का यूज़ हुआ था। इसका मतलब है कि बिना इज्जत के तुरंत हटा देना, यानी कि बिना इज्जत के जो है वो तुरंत रिज़ाइन कर देना। यानी कि रिज़ाइन करना अलग होता है, लेकिन हटा देना, किसी को ज़बरदस्ती जो है वो बिना इज्जत के ऐसे ही हटा देना, तो उसे हम जो है वो अनसेरेमनियस कहते हैं, बिना किसी यानी कि औपचारिकता के या फिर सम्मान के। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अनसेरेमनियस का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। एडिटोरियल भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से लगाए हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो क्लियर है। इसी के साथ जो है वो वोकैब के लिए हमारा अलग से सेशन आता है रोज़, तो आप उसे भी जो है वो मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है वो मतलब कि कुछ नए वर्ड्स और भी पढ़ सकते हैं आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।